आज से काशी में संग्राम शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी ने आज गाजे बाजे, रंग गुलाल के साथ गूंजते नारों और भगवा रंग में रंगी भारी भीड़ के बीच वाराणसी में अपना पर्चा भरा। मोदी ने आज बेहद अक्लमंदी से 3 कार्ड चले। अल्पसंख्यकों के बीच अपनी छवि बदलने की कोशिश की, दलितों को संदेश दिया, साथ ही अपने परंपरागत वोट बैंक की धार्मिक मान्यताओं को भी गले लगाया। खुद को गंगा पुत्र कहते हुए उन्होंने बनारस ही नहीं, पूरे मुल्क के विकास की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इधर मोदी की नामांकन यात्रा चल रही थी और उधर देश की 117 लोकसभा सीटों पर वोट पड़े। आज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत 12 राज्यों में वोटिंग हुई। कई बड़े नेताओं की वोटिंग मशीनों में किस्मत अब बंद हो गई है। इनमें सुषमा स्वराज, मुलायम सिंह यादव, हेमा मालिनी, प्रिया दत्त और किरीट सोमैया शामिल हैं। लेकिन आज तो देश पर छाया रहा बनारसी रंग। देखिए कैसे मोदीमय हुई वाराणसी की ये तस्वीरें। काशी नगरी में भगवा रंग का सैलाब। नरेंद्र मोदी के पर्चा भरने पर मंदिरों के इस शहर में जैसे जलसा मन रहा हो। वाराणसी से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10:30 बजे वाराणसी पहुंचे और हेलीकॉप्टर से सीधे बीएचयू गए। पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माला चढ़ाने के बाद फिर हेलीकॉप्टर से काशी विद्यापीठ पहुंचे और सरदार पटेल की मूर्ति के आगे नमन किया। वहीं से शुरू हुआ अगले 3 घंटे तक चला रोड शो। साथ में बीजेपी का पूरा पावर हाउस। फिर आई स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां। उन पर फूल चढ़ाने के बाद कचहरी का रास्ता तय हुआ और यहीं पर बताकर मोदी ने 3 कार्ड फेंके। अगर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ न होते तो हमें बाबा साहब आम्बेडकर न मिलते। बाबा साहब आम्बेडकर को शिक्षा दीक्षा का काम सयाजीराव गायकवाड़ ने किया था। जो पतंग का बिजनेस मेरे गुजरात में 2002-03 में 35 करोड़ का था, आज वो 700 करोड़ का है और सारे गरीब मुसलमान भाई बहन झोपड़ी में बैठ करके पतंग बनाते हैं। तो इससे मैं कह सकता हूं कि मैं यहाँ के बुनकरों की जिंदगी, यहाँ की, और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी वीविंग स्किल की अमानत है। वाराणसी के बुनकरों में ज्यादातर मुसलमान हैं। ये बात दीगर है कि उनकी तारीफ क्या मोदी को उनके वोट दिलवा सकेगी। बनारस में वोटों का गणित दिलचस्प है। उच्च जाति के 46% लोग हैं, ओबीसी 25%, मुस्लिम 15%, तो दलित भी 13% हैं। शायद इसीलिए दलितों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर को भी मोदी ने शिद्दत से याद किया, उनकी मूर्ति पर नमन किया और साथ ही बहुसंख्यकों के मनोभाव और धार्मिक आस्थाओं को साथ लेने की भी कोशिश की। वाराणसी को आध्यात्मिक राजधानी बताया तो खुद को गंगा पुत्र। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। वैसे भी वाराणसी से मोदी का चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। धर्म नगरी वाराणसी पूर्वांचल का केंद्र है। पूर्वांचल के दायरे में करीब 27 लोकसभा सीटें आती हैं। वाराणसी का सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्ता बिहार की कम से कम 12 सीटों से है। बहुसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण की संभावना है। जाहिर है ये सिर्फ काशी का रण नहीं है, बल्कि काशी के बहाने पूर्वांचल और बिहार का भी रण है। इसीलिए इस रण में सीधे सीधे बीजेपी के सेनापति नरेंद्र मोदी कूदे हुए हैं। ये जंग शख्सियतों की है, विचारधारा की है, संकेतों की है, प्रतीकों की भी है। शायद इसीलिए मोदी के प्रस्तावक बने पंडित मदन मोहन मालवीय के पौत्र जस्टिस गिरिधर मालवीय और मशहूर गायक छन्नूलाल मिश्र। नरेंद्र मोदी ने जिस दिन से बनारस सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश की है, उसी दिन से यह सवाल हर तरफ से उठ रहा है कि अगर वो 2 जगह से चुनाव जीतते हैं तो भला कौन सी सीट छोड़ेंगे। नामांकन के बाद फौरन दिए गए अपने बयान में नरेंद्र मोदी ने इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की और यह एहसास कराया कि काशी ही उनकी पहली और आखिरी पसंद होगी। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, वाराणसी, IBN से। इधर नरेंद्र मोदी नामजदगी का पर्चा भर रहे थे तो उधर बनारस में 2 और घटनाएं हो रही थीं। 80 घाट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और बनारस से ही उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे हुए थे। वो अपनी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पिटाई का विरोध कर रहे थे। सोमनाथ के साथ बुधवार को एक टीवी कार्यक्रम में मारपीट हुई थी।
आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगे हैं। दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। वो बीएचयू के बाहर मौजूद मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को गंगा जल से धो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो मूर्ति का शुद्धिकरण कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले इस मूर्ति को नरेंद्र मोदी माला पहना करके गए थे। बहरहाल आज की बड़ी खबर तो नरेंद्र मोदी का नामांकन और वाराणसी में उस मौके पर उमड़ी भारी भीड़ है। इसी से पैदा होते हैं इंडिया 9 बजे के कुछ अहम सवाल। आखिर मोदी के नामांकन में उमड़ी भीड़ के मतलब क्या है? बुनकरों की बात कह करके क्या मोदी ने अल्पसंख्यक अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण और दलितों को लुभाने की कोशिश है ये? क्या वाराणसी का चुनाव पूर्वांचल और बिहार के समीकरण बदलेगा? खुद को गंगा पुत्र कहकर पारंपरिक वोट बैंक पर भी नजर रखी है क्या उन्होंने? हमारे साथ इंडिया 9 बजे में इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान सोज, मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर, लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल लेकर के शरद प्रधान मैं आपके पास आऊंगा। पोलराइजेशन की बहुत बातें हुई हैं, तो आज एक तरफ दलित कार्ड, अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण, दूसरी तरफ बुनकरों की बात, तीसरी तरफ गालिब का जिक्र, चौथी तरफ बिस्मिल्लाह खान का जिक्र और गंगा पुत्र कहना। सीधे मुसलमानों को अपील नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट तरीकों से ये अपील करेंगे। क्या ये कार्ड चलेगा? क्या ये पिटा हुआ कार्ड है? ये सुन करके आज वहां के लोगों को कैसा लगा, इस बारे में बताइए। संजय, मैं बनारस से अभी थोड़ी देर पहले ही लौटा हूं। मैं उस वक्त तक वहीं पे था, तो वहां पे जो माहौल था, ऐसा जनसैलाब मैंने किसी के नॉमिनेशन में कभी नहीं देखा। और ये जो बात आ रही है बार बार कि इन्होंने ये मुसलमानों को मैसेज देना चाह रहे हैं, मुझे लगता है ये इनका मकसद ये नहीं है। इन्हें मालूम है कि मुसलमानों का वोट इन्हें नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसके जरिए से वो ये बताना चाह रहे हैं उस वोटर को जिसको जो ऑलरेडी इनके साथ आता जुड़ता जा रहा है, जो यूथ वोटर है, उसको ये बताना चाह रहे हैं, जो हिंदू वोटर है, कि हम अपने आप को जो एक सॉफ्ट और बैलेंस्ड, एक मॉडरेट बीजेपी लीडर की तरीके से कुछ वो वाजपेयी वाला मोल्ड जो है उसमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, यदि हिंदू हार्डलाइनर वोटर पे, जो कि बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर है, अगर उस पे ही इनको निर्भर रहना होता और बीजेपी उसी पर जीतती होती, तो इस देश में हमेशा बीजेपी का ही राज होता। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। इन्हें मालूम है कि उसको टैप करने की आवश्यकता है, जो एक बड़ी तादाद में वो हिंदू वोटर है जो हिंदुत्व के नाम पे वोट नहीं डालता है, वो उससे प्रभावित नहीं होता है। तो ये बातें कह करके वो अपने आप को ये दिखा रहे हैं, उन लोगों को ये दिखा रहे हैं जिसको, जो बड़ा क्रूशियल वोटर है, कि देखिए हम अब वो 2002 के मोदी नहीं है, हमारा नजरिया चेंज हो चुका है। इनको खुद माल, और साथ साथ ये भी ऑब्जेक्टिव होगा कि मुसलमानों को भी कहने की बात है कि आप अपना नजरिया वो इनकी तरफ कुछ तब्दील करें, क्योंकि ये मालूम है थोड़ा तब्दील करें, थोड़ा सा आश्वासन देने की कोशिश और अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश। बिल्कुल। आइए केतकर साहब, आपको यहां शामिल करते हैं। आज जिस तरह से बनारस में जो हमने तस्वीरें देखी हैं, जिस प्रकार का भीड़ है, क्या इस भीड़ से कोई मतलब निकाला भी जाना चाहिए? एक तो मतलब जरूर निकल के आता है कि नरेंद्र मोदी ने उनकी जो इवेंट मैनेजमेंट है, प्रोपागेंडा सिस्टम है, वो बहुत ही स्मार्ट बनाई है। अभी शायद वो प्रधानमंत्री नहीं बनते, अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो बनने वाले हैं, अभी उसका शपथ विधि बाकी है। लेकिन समझो कि कुछ हुआ और वो नहीं बन पाए, तो वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, ग्लोबल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ग्लोबल मैनेजमेंट इवेंट का किसी ने अभी तक किया नहीं है। शायद उनको बॉलीवुड भी बुला सकती है, क्योंकि बॉलीवुड को भी बहुत इवेंट मैनेजमेंट की जरूरत है, और वो भी बुला सकते हैं। लेकिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमको ये मानना पड़ेगा कि वाराणसी की जो उनकी यात्रा रही, उसका बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। लेकिन समझो कि वाराणसी होते हुए भी उनको 50 सीट नहीं मिली उत्तर प्रदेश में, और 30 या 35 मिली, तो वाराणसी का इम्पैक्ट कितना रहा ये तब हमको पता चलेगा जब 16 में आएगी तब। लेकिन अभी के जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स है, बीजेपी की वजह से अंदर के रिपोर्ट्स है,
नो, बीजेपी के अंदर के रिपोर्ट्स जो है वो बीजेपी वाले ही खुद कह रहे हैं कि 30-35 के आगे जाना बहुत नामुमकिन है। ये सच निकला तो वाराणसी का इम्पैक्ट सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट इतना ही रहेगा। साहब, आपने अपनी बात रखी। शरद प्रधान कह रहे हैं कि ऐसा जनसैलाब नहीं देखा। केतकर साहब समझते हैं कि ये एक शानदार इवेंट मैनेजमेंट है। सिद्धार्थनाथ सिंह, आप इसका जवाब जरूर देना चाहते होंगे मेरे इस सवाल के साथ। जी 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 शरद, अभी आपके पास आते हैं। सिद्धार्थनाथ जी, इसको सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे बाहर के भी गए होंगे, कुछ लोकल भी रहे होंगे, ये क्यों न माना जाए कि अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा शो प्रस्तुत किया गया है। इसको स्पॉन्टेनियस जन समर्थन के रूप में समझना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। संजय जी, कहीं आपने केतकर जी का नाम ना लिया होता तो शायद, क्योंकि हम लोग तो सीधा आपसे बात कर रहे हैं तो टीवी तो नहीं देख पा रहे, तो मगर कहीं आपने नहीं लिया होता तो शायद मुझे लगता है कि विपक्ष के एक प्रवक्ता बोल रहे हैं। लेकिन मैं, आप भी बनारस काफी दफे घूमे जरूर होंगे, शरद जी भी हैं, वहां पर जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप कितना भी गिन लीजिए, 20,000, 25,000, 30,000 इसके ऊपर नहीं मिलेंगे होते हैं किसी भी अच्छे शहर में। वहां पे अलग अलग स्थानों पर संजय जी, जो पहले जो सरदार पटेल जी की वहां से जब चले तो 1,00,000, 1.5 लाख थे। जब हम लोग दूसरे जगह स्वामी विवेकानंद जी, वहां पे कम से कम 1-1.5 लाख थे। जब नामांकन करने के उसके अंदर भी वहां भी अलग एक लोग खड़े हुए थे, 1 लाख। तो वहां की जो आम जनता है वो आकर खड़ी थी, 3-3.5 लाख लोग थे। ये कोई साधारण नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट कह के उसको आप वहां के वाराणसी की जनता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ये समझने की कोशिश कोई नहीं कर पा रहा ये हो क्यों रहा है। ये मोदी जी की जो करिश्मा है वो हो क्यों रही है। इसके लिए खाली विफल सरकार ही है या इस देश के अंदर जो एस्पिरेशनल वैल्यू है लोगों की, वो मोदी जी के साथ जुड़ गई जागी है या नहीं जागी है। बिल्कुल आ चुका है। सिद्धार्थनाथ जी, साधारण चीज नहीं थी जो आज देखने को मिली। जी, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। कह के जी 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 इस पर आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी। सलमान सोह साहब, आपसे सवाल बड़ा सिंपल है कि बनारस में जो ये बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, इस बड़ी लड़ाई में कांग्रेस वहां पर हाशिए पर होगी, तीसरे नंबर की प्लेयर हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल वहां दूसरे नंबर की सीधी लड़ाई में होंगे। आप लोग वहां पर एक कमजोर स्थिति में हैं, एक विवादास्पद उम्मीदवार दिया है वहां पे, आप और अच्छा बड़ा उम्मीदवार दे सकते थे। तो आज की नामजदगी का जो माहौल वहां हमने देखा, उसके बाद आपको लगता है कि वहां पर आप लोग बिल्कुल एक साइड शो के तौर पर होंगे? देखिए, जो केतकर साहब ने इवेंट मैनेजमेंट की बात की, ये इवेंट मैनेजमेंट आपको इंप्रेस करता होगा, लेकिन हम जैसे लोग जो हैं, जो जिनको डेली फीडबैक आता है ग्राउंड से, हमको पता है कि क्या हो रहा है। और जो भी ये ओपिनियन पोल्स, टीवी शोज, बड़े बड़े इवेंट, वो तो अडवाणी जी, तो आपको खुद पता है अडवाणी जी ने क्या कहा मोदी जी के बारे में। ये बहुत बड़े इवेंट मैनेजर है अडवाणी जी, मैंने नहीं कहा, अडवाणी जी ने ये कहा है। तो इससे कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली ये होता है कि ग्राउंड पे क्या होगा। और जो इनको लगता था कि भाई मैं वाराणसी जाऊंगा, वहां आराम से जीत जाऊंगा, जो नहीं जीतेंगे अब आराम से, बड़ी टक्कर होगी वहां पर। और हमारे जो कैंडिडेट है बहुत टक्कर देंगे, आप देखेंगे केजरीवाल साहब ही हमारे कैंडिडेट देंगे टक्कर। इनको लगता था कि हम वाराणसी जाके साइड की जो वहां पर यूपी बिहार में जो नजदीकी सीटें हैं उन पर असर डालेंगे। कोई असर नहीं है, ग्राउंड पे कोई वेव नहीं है। जो आसपास की सीटें हैं तो उसको लिफ्ट करा सकेंगे कि नहीं करा सकेंगे, ये देख रहे थे। बिल्कुल, आइए जी जी सलमान भाई, 1 मिनट के लिए रोकूंगा आपको। जी, आपको एक चीज और हम बताना चाहते हैं। बनारस में सियासत के सारे रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आखिर का चुनावी इतिहास क्या कहता है जो पिछले साल का, पिछले चुनाव का था। काशी नगरी पर किस वैचारिक धारा का प्रभाव रहा है, ये जानने के लिए हम चलते हैं अपने खास माइक्रोसॉफ्ट एनालिटिक्स सेंटर में, जहां मेरे सहयोगी पंकज भार्गव बता रहे हैं यहां का इतिहास। शुक्रिया संजय, आपने वाराणसी का जिक्र किया तो आपको बता दें वाराणसी का चुनाव बहुत रोचक हो जाता है। हालांकि 12 मई को चुनाव होने हैं, मतदान होना है वहां पर, लेकिन चूंकि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में काफी रोचक, काफी दिलचस्प यहां का मुकाबला हो गया है। तो मैं आपको वाराणसी के इतिहास में लेकर जाना चाहूंगा। अगर आप इस जादुई पिटारे में देखें तो 1957 से लेकर 2009 तक के इसमें आंकड़े हैं। और अगर मैं जिक्र करूं, यहां आप देखेंगे कि कांग्रेस 1957 में
रघुनाथ सिंह जो थे वो यहां से चुनाव जीते थे और उन्होंने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की थी। 54% वोट उनको वहां पड़े थे। उसके बाद अगर हम देखें 1962 में भी कांग्रेस यहां से जीती, लेकिन 1967 में अगर आप देखें तो 68% वोट पड़े सीपीएम। पहली बार सीपीएम यहां से चुनाव जीती और फिर उसके बाद आप देखेंगे फिर कांग्रेस। लेकिन 1977 में अगर आप देखें तो चंद्रशेखर जो है वो यहां से चुनाव जीते थे और उन्होंने वहां से जीत हासिल की थी। उसके बाद आप देखेंगे 1980 फिर 1984 लगातार जो है वो कांग्रेस जीतती चली गई। लेकिन फिर 1989 में जनता दल और जनता दल में अनिल शास्त्री जो थे उन्होंने चुनाव यहां से जीता था। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे 1991 से लेकर 2004 तक भगवा रंग में रंगा हुआ काशी नजर आया और लगातार आप देखेंगे 1991 फिर 1996 1998 1999 तक लगातार जो है वो बीजेपी यहां से जीती आई काशी को। लेकिन पहली बार 2004 में एक बार फिर से कांग्रेस के डॉक्टर राजेश कुमार जो थे उन्होंने यहां से जीत हासिल की। 33% उनको वोट पड़े और उन्होंने जो उनका जीत का आपको मैं बताऊं कि 2,06,904 वोट उनको पड़े थे। और फिर उसके बाद 2009 में अगर आप देखें तो यहां पर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो थे उन्होंने चुनाव जीता और उन्होंने हराया यहां पर आपको बता दें मुख्तार अंसारी को। 2,03,122 वोट जो थे वो पड़े थे मुरली मनोहर जोशी को और 1,85,911 वोट पड़े थे मुख्तार अंसारी को। यानी जीत का जो मार्जिन था वो काफी कम था। 17,211 वोट से वो महज जीते थे और 2.6% जो था वो उनका जीतने का जो मार्जिन था वो आपको हम बता रहे हैं। तो यहां पे कुल मिलाकर अगर देखें तो मुकाबला इस बार काफी कड़ा रहने वाला है। हमने आपको 1957 से लेकर 2009 तक के आंकड़े समझाने की कोशिश की। बैक टू द स्टूडियो। जी शुक्रिया पंकज। आइए शरद, आप शायद कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मेरा एक सवाल, आप चारों मेहमानों से मैं छोटे छोटे कई सारे सवाल पूछना चाहता हूं, तो अपना जवाब बहुत छोटे में रखिएगा। शरद, आपसे सवाल यह है कि पूर्वांचल और पश्चिम बिहार में जो लिफ्ट कराने की कोशिश है बीजेपी की सीटों को, क्या वो होगा? क्या सीधा मुकाबला हो रहा है इन सीटों पे, या मोदी के खिलाफ विपक्षी वोट बट रहे हैं या कंसोलिडेट हो रहे हैं किसी एक कैंडिडेट के पक्ष में अलग अलग इलाकों में? देखिए, सारी समस्या यही है, मोदी के खिलाफ जितने भी पार्टीज बोलती हैं, किसी ने भी ये कोशिश नहीं करी कि मोदी के खिलाफ एक यूनाइटेड फाइट करें। और यही वजह है कि देखिए वोट है डिवाइड का जो डिवीजन हो रहा है इस बार, पोलराइजेशन इस तरीके से हो रहा है पूरे प्रदेश में, या तो वोट प्रो मोदी है या एंटी मोदी है। जो प्रो मोदी वोट है वो तो बड़ा यूनाइटेड है, लेकिन जो एंटी मोदी वोट है वो शार्पली डिवाइडेड है और उसके विभाजन का फायदा जाहिर है कि मोदी को मिल रहा है। और यही चीज है जो कि पूरे इस पूर्वांचल में देखने को मिल रही है और ये निश्चित फायदा मोदी को मिलेगा। देखिए जो पुराने जो आंकड़े हैं, इस बार सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। ये उस तरह जो हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे उस हिसाब से कोई पैटर्न नहीं चल रही है। ये इलेक्शन ऑलरेडी काफी कुछ चेंज हो चुका है प्रेसिडेंशियल फॉर्म पे। ये तो ओबामा टाइप ऑफ इलेक्शन हो रहा है कि एक व्यक्ति विशेष के नाम पे, पार्टी का कोई नाम नहीं लेता बीजेपी का, जो भी वोटर बात करता बोलता है मोदी। आप देखिए मतलब इतना सिनेरियो बदल, तो इस वजह से जाहिर है कि ये मोदी फैक्टर जो है, ये पता नहीं इसका मैजिक की वजह एक और है। मैं संजय एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, उसकी वजह मुझे ये लगती है जो कांग्रेस से लोगों को निराशा इतनी ज्यादा हो गई है कि वो चेंज ढूंढ रहे हैं। जिससे भी बात करिए वो लोग यही कहते हैं कि चेंज चाहिए हमें, कांग्रेस से हम नाराज साहब, आप ये बात मानेंगे जो शरद कह रहे हैं कि जो एंटी मोदी वोट को फ्रेगमेंटेशन से बचाना चाहिए था, उसकी कोई रणनीति नहीं होने के कारण उत्तर प्रदेश में कम से कम बीजेपी अच्छी स्थिति में है, बिहार में उल्टा है। बिहार में नीतीश कमजोर हो रहे हैं, आरजेडी और कांग्रेस के साथ एक प्रकार का कंसोलिडेशन हो रहा है, एक तरह का सीधा मुकाबला है। आप क्या कहते हैं केतकर साहब? नहीं, मुझे लगता है कि बिहार और यूपी के ही ऊपर पूरा बीजेपी का कैंपेन या नरेंद्र मोदी का कैंपेन एक्चुअली कहे तो पूरा डिपेंडेंट है। बिहार और यूपी में उनको 70 प्लस या कम से कम 80 सीट नहीं मिलेगी तो 272 प्लस का उनका सपना पूरा नहीं हो सकता है। इसके लिए मेरा सवाल अपोजिशन वोटों का पैटर्न आप कैसा देख रहे हैं उस बारे में है सर। वही मैं कह रहा हूं। तो इसी के लिए ऑपोजिशन ने, मायावती, कांग्रेस, समाजवादी, इन्होंने कम से कम कोई सीटों पे तो अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए थी। लेकिन सेक्युलर फोर्सेस और लेफ्ट फोर्सेस, आइए बिल्कुल यही सवाल लेकर के हम चलते हैं। सलमान सोज, आपसे बिल्कुल एक लाइन का जवाब चाहिए और वो ये कि आपको लगता है कि आप लोगों को ज्वाइंट अपोजिशन कैंडिडेट देना था, आप लोग केजरीवाल को सपोर्ट कर सकते थे? नहीं, ये नहीं।
ऐसा नहीं होता। हमें अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलना है। जिस तरह से आप देखिए बिहार में जो आपने बोला, ये पिछले 1-2 महीने में जो चेंज वहां आई है बिल्कुल सही है। जो आपने बोला हर किसी से भी पूछ लीजिए यही हो रहा है वहां पर। आरजेडी और कांग्रेस का अब पलड़ा भारी हो रहा है वहां पे, और जेडीयू का हो रहा है और बीजेपी का। बिल्कुल ठीक है। सिद्धार्थनाथ सिंह, आपके लिए आपका लास्ट वर्ड ये होगा जी सिद्धार्थनाथ सिंह, आपका लास्ट वर्ड ये होगा कि कहीं इस प्रकार के पोलराइजेशन में पार्टियां मिले या न मिले, लेकिन पब्लिक एक तरफ हो गई, जो खिलाफ वाले वोट हैं उसने अपना कोई एक उम्मीदवार चुन लिया ऐसे सीधे मुकाबले में, तो आपको लगता है कि पूरे पूर्वांचल में आप अपना जितना उभार देख रहे हैं उसको थोड़ा सा कंटेन किया जा सकता है, थोड़ा सा रोका जा सकता है? नहीं, देखिए इस समय जो एक मुद्दा है वो है नरेंद्र मोदी, और उनके आधार पर जो हवा है बहुत बड़ी है और पूरे पूर्वांचल में वो बह रही है। और हमारा मानना है कि ये अनप्रेसिडेंटेड हम लोगों को यहां पे पूर्वांचल में रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।